ऑल ओके ना? ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट चल रहा है ना? एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कमजोर है, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ पाओगे, और इवन क्या थ्योरी ऑफ मशीन्स भी समझने में दिक्कत होने लगेगी आपको। और देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का वेटेज है। लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लेकिन एक्चुअल वो क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होता है। तो अब क्लियर है ना? हाँ, तो अगर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छा कर लिए तो हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 5-10% वेटेज आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक कंटेंट एक सिलसिलेवार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो उसके भी क्वेश्चंस लग जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, आपको सिंगल मार्क्स भी नहीं उड़ाने हैं, ठीक है ना? कि आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया टेक्निकल में हमें 100 पे 100 फोड़ना है। समझ में आ रहा है ना? ये जब ही होगा जब आपके सभी सब्जेक्ट में, मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड होगा। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा है, ये नहीं है, बुरा नहीं, कोई भी नहीं, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड करनी होगी, जैसे, और फिर नॉन टेक्निकल पे भी इक्वल कमांड करनी होगी, जब ही आपका एग्जामिनेशन निकलेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, अब क्लियर है, मुझे दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है ना? तो देखो तरीका यही है पढ़ने का। मैं अब थोड़ा सा टाइम लूंगा, अभी 5-10 मिनट पढ़ा आपको, पहला इंट्रोडक्शन है आप। तो थोड़ा ये क्या है कि आप हमारे से और मेरे से, अगर आप कोई पहली बार पढ़ रहा हो मेरे से, क्या हो गया? नहीं तो यार, एक मिनट, क्लियर है, क्लियर है यार, होता है तो मेरे साइड से होता। तो देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप, जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए, मैं मेरे से पहली बार वो पढ़ रहा है या मुझे नहीं जानता है, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा 1-2 दिन मेरे को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ताकि एक्चुअली होता है ना, ट्यूनिंग बनना हो चाहिए, ठीक है ना? ट्यूनिंग बनना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक चलेंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका, मेरा काम है आपको सिलेक्शंस दिलाना। सिलेक्शन जब ही होगा, ध्यान रखना, सिलेक्शंस आपके हाथ में होता है। टीचर्स का काम होता है कि सही कंटेंट, और कंटेंट की अगर डिलीवरी करना टेक्निकल टर्म्स में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीजों को समझाना, डेप्थ में जाके समझना। आप देख रहे हो इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जितने भी हैं, क्वेश्चंस किस लेवल से पूछा जाता है। अगर आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया, मैं गारंटी कह रहा हूं, दिल से एक बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, मैं गारंटी कह रहा हूं उस सब्जेक्ट को तुम भूलोगे नहीं, और किसी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को फोड़ दोगे। थिंग इज दैट कि एक्चुअली में क्या होता है, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि रट लेते हैं, समझते नहीं है। ये रटने वाला नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं कि आप पहले नहीं पढ़े होंगे, पहले आप उसको जानते होंगे, उस टर्म को समझते हो। क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नाता हमारा 7-8 क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं हम। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, इनर्शिया किस क्लास से पढ़ते हैं आप? सुनो, देखो, आई थिंक 7, 8, 9, 10 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सोचो, तो आप ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ भी चीजें देखने वाले कि ऐसा वर्ड की सर ये वर्ड पहली बार सुना। हाँ, देखो पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करें, पीवाईक्यूज का आइडिया लगता है कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, पीवाईक्यू पे भरोसा मत करो। क्वेश्चंस का लेवल ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, कोई भी एग्जाम उठा के देखो। पीवाईक्यू सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा है, हम भी कराते हैं, सॉल्व करो, बट यू हैव टू सॉल्व जो क्वेश्चंस का, अगर मान लो किसी, आप जो भी एग्जाम टारगेट का लेवल ये है, तो आपको इस लेवल पे प्रिपेयर करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं? आपको ये नहीं कि भैया पीवाईक्यू में इजी क्वेश्चन है तो मैं उतना ही करूंगा, क्योंकि लेवल वो बढ़ाएगा एग्जामिनेशंस में। तो मैंने बोला ये लेवल है पीवाईक्यू, तो आपको इस लेवल पे रखना है। गॉट इट माय पॉइंट? तो आप जब तक अपने आप को लेवल नहीं बढ़ाओगे तो नहीं कर पाओगे। थिंग ये क्लियर होनी चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस, देखो थिंग इज, आपको समझ में आता है, सब पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, फीलिंग आ रहा है, बट क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, तो दैट इज प्रॉब्लम। क्योंकि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस करना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेन थिंग इज दैट, आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस होना चाहिए। क्वेश्चंस होने के लिए हम क्वेश्चंस का डीपीपी, क्वेश्चंस बैंक, सिलेक्शंस फाइल अपलोड करते हैं, आपको देते हैं, आपको सॉल्व करना होगा। समझ में आ रहा है ना? जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में बैठना है, टीचर नहीं बैठेगा, आपके हाथ में है, तो आपको मेहनत करने के लिए रेडी रहना होगा। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आई गारंटेड यू
कि आपको 3 से 4 महीने जो भी कोर्सेज लिए हो, आप जिस भी बैचेज में हो और जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, हमारा कंटेंट इतना अप टू डेट होता है, इस लेवल का कंटेंट हम रखते हैं। आई गारंटी, मैं चैलेंज करूंगा उस कंटेंट से बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन। अगर कोई स्टूडेंट मेरा पुराना हो या कोई पढ़ रहा हो या बैचेज में देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि मेरा कंटेंट इस लेवल का होगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, सिर्फ ये पेड में नहीं, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे गारंटी देता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो थिंक आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। करते हैं बच्चे, रुक जाओ। समझ में आ गया? तो चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं। भाई साहब, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बैकबोन है इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके सब्जेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट होंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसमें हम थोड़ा थोड़ा इस ब्रांच में, इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे आपके सामने कि एक्चुअल में क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर हम बात करें सर दैट इज मैकेनिक्स, कि मैकेनिक्स क्या होता है और हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मैकेनिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा। व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, जो डील करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट, एक मिनट, हम इसमें पढ़ेंगे कि किस टाइप का बॉडी है, टाइप्स ऑफ बॉडी पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप का बॉडी पढ़ेंगे आप, टाइप्स ऑफ बॉडी, टाइप्स ऑफ बॉडी क्या है, टाइप्स ऑफ बॉडी क्या है, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ बॉडी क्या है, उस टाइप्स का बॉडी में मोशन ऑफ बॉडी क्या होता है, उस बॉडी का मोशन क्या है, मोशन ऑफ बॉडी क्या है, बॉडी ऑफ मोशंस। अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ बॉडी की हम बात करें तो सर इसमें टाइप्स ऑफ बॉडी की अगर हम बात करें, दैट इज व्हाट, रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी एंड दैट इज फ्लूइड बॉडी। ये होगा। आई होप आप इसको जानते होंगे। क्या मुझे नीड है इसे बताने के लिए? आप मुझे बताओ क्या नीड है, आप जानते हो कि नहीं रिजिड बॉडी क्या होता है। एक्चुअल में रिजिड बॉडी अगर मैं बताऊं तो सपोज कर लो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, समझना। इसमें कोई भी 2 पॉइंट तुम अज्यूम कर लो। रामू ने बोला सर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो मैंने बोला दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है मैंने मेजर किया 3 सेंटीमीटर है। बिफोर अप्लाइंग द लोड, समझो बिफोर लोड लगाने से पहले हमने कोई पॉइंट इस बॉडी पर अज्यूम कर लिया, 1 और 2, हमने देखा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। अब इस बॉडी के ऊपर लोड लगाया, ध्यान देना, इस बॉडी के ऊपर मैंने लोड लगाया, तुम्हारी मर्जी टेंसाइल लगाओ या कंप्रेसिव। अच्छा, हमने इस पे फोर्स लगाया, खींचा। जब इसको खींचा तो माय डियर आफ्टर अप्लाइंग लोड या फोर्स, ध्यान देना मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लोड या फोर्स, आपको समझ में आएगा थोड़े टाइम के बाद, लोड ही फोर्स है या फोर्स ही लोड है, ठीक है ना। तो मैं अभी फोर्स बोल रहा हूं। इसमें जब हमने फोर्स लगाया, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, हमने ये पाया कि इन दोनों के बाद फिर से डिस्टेंस मेजर किया, डिस्टेंस अगेन 3 सेंटीमीटर ही था। इसका मतलब ये फोर्स इस बॉडी को डिफॉर्म नहीं कर पाया, इसके साइज को नहीं चेंज कर पाया, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। यही आपका नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी है कि लोड लगने, फोर्स लगने के बाद भी ये चेंज नहीं हुआ। तो रिजिड बॉडी या नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी ये पढ़ने वाले हो, इसी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ोगे आप, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिफॉर्मेबल बॉडी कहां पढ़ते हैं सर, फोर्स लगने के बाद ये क्या होगा, इसके स्पेस से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ये पढ़ने वाले हो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर।
या इसी को बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या इसी को बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तीनों इसी के नाम है। और फ्लूइड बॉडी, फ्लूइड होता है जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो। डॉटेड, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो गाइज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए जो बॉडी होगा दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडी, सॉरी रिजिड बॉडी, मतलब नॉन डिफॉर्मेबल, मतलब फोर्स लगने के बाद बॉडी के से मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बॉडी क्रैक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आप यही पढ़ोगे। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल, यहां पर आप खींचते हो तो पर इलोंगेशन सब होता है ना, डिफॉर्मेबल होता है ना, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये बॉडी पढ़ते हो, दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडी। गॉट इट? और ये फ्लूइड होता है तो फ्लूइड आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो, ठीक है? तो दैट इज, ये सभी डिवाइड है, ये इंजीनियरिंग देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिजिड बॉडी। जैसे बोलता है ना एक रिजिड लड़का है, मतलब उसको कितना ही समझा दो वो नहीं पढ़ेगा, मतलब हमारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा उसके ऊपर, रिजिड लड़का है बोलते हैं ना, बिल्कुल रिजिड है, कुछ भी कह लो वो नहीं करेगा, वही चीज है, रिजिड बॉडी होता है, कितने भी फोर्स लगा लो वो नहीं डिफॉर्म होगा। क्लियर? अच्छा, आप न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को जानते हैं, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया लॉ। न्यूटन्स के सेकंड लॉ को भी आप जानते हैं, जानते हो ना, इतना तो पता है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये चीजें पता होगी, पता है कि नहीं आप लोगों का? न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तो पढ़े होंगे आप लोग पढ़ाने की नीड तो नहीं है ना उसको। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज इनर्शिया लॉ, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट नहीं रहता है अनटिल अनलिस उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और सेकंड लॉ क्या होगा? दैट इज लॉ ऑफ, दैट इज लॉ ऑफ क्या कहते हैं? फोर्स। सेकंड लॉ में कराऊं क्या? ठीक है, मुझे बताते जाना क्योंकि चीजें ना आप लोगों को पता होगी। और थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होता है। चलो सेकंड लॉ करा देते हैं, उसमें थोड़ा सा चीजें हैं क्योंकि क्वेश्चन सेकंड लॉ करा देते हैं। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। इसका एप्लीकेशन है अपने पास, न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन सेकंड लॉ, हम बात करें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आ रहे हैं यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर ऑर्डर्स में आएंगे, अब डायरेक्ट थोड़ी ना लेमिस थ्योरम पे आ जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएंगे धीरे धीरे आएंगे। देखो ये फोर्स, ये लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान से समझना, न्यूटन के सेकंड लॉ, न्यूटन साहब बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, पी इज द मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये बोलता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये कहने का मतलब है। इसको मैं तोड़ रहा हूं अभी। अच्छा, इसके अनुसार ये है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ध्यान से समझना, इंटू टी, मास इंटू वेलोसिटी। ये आप बोलते हो फोर्स, दैट इज फोर्स, ये फोर्स है। यहां पर इसको तोड़ो सर, अगर मैं तोड़ोगे तो क्या होगा? मास एक बार वेलोसिटी को रखो, एक बार मास को रखो, यही रखोगे ना, बिकम्स इक्वल टू फोर्स। अच्छा अब ध्यान से समझना, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन में गेम करेगा आपसे, यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमने मास ऑफ बॉडी को कांस्टेंट माना, ध्यान से समझिएगा,
न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में हमने क्या हमने सेकेंड लॉ में हमने इन सेकेंड लॉ वी कंसीडर, ध्यान देना, वी कंसीडर मास ऑफ बॉडी दैट इज m इज कांस्टेंट। ध्यान से समझना, हमने मास सेकेंड लॉ में मास ऑफ बॉडी को कांस्टेंट माना। कल को क्वेश्चंस में मास ऑफ बॉडी वेरी भी कर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ये है एक्चुअल में, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, ये है। ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। हमने क्या किया माय डियर, यहां पर सेकेंड लॉ में वी कंसीडर मास ऑफ बॉडी बिकम्स कांस्टेंट। अगर ऐसा हुआ मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट हो गया तो मुझे बताओ ये जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट रख दिया तो इसका dm क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हुआ तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, मास इंटू dv/dt, और ये क्या है एक्चुअली फोर्स है। अच्छा, यहां पर तो F इक्वल टू क्या लिखोगे, dv/dt, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इस तरीके से ड्राइव्ड होता है। बट एक्चुअल जो है अगर आप देखोगे, बट एक्चुअल थिंग इज दैट यहां है, ये जो आता है बाय कंसीडरिंग मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट। ध्यान देना, क्वेश्चंस में आपको क्या करेगा, मास ऑफ बॉडी का कभी कभी क्वेश्चंस कराऊंगा, मास ऑफ बॉडी वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं करेगा, तो बच्चा ये फॉर्मूला लगा देता है, गलत होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है सही है। अब आगे करते हैं अगला लॉ जो बहुत यूज होगा, जहां यूज करेंगे हम अपने एनालिसिस को इजी करने में क्वेश्चंस को, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। ये क्या कहना चाहता है, अगर कोई बॉडी है, ध्यान से समझना, इस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स है, दिस इज व्हाट F। अब हमें अपने एनालिसिस में इस फोर्स को यहां पर ट्रांसफर करना है। क्या इज इट पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल हो सकता है। ओनली कब पॉसिबल होगा, जब फोर्स का सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होगा। ध्यान देना, ये फोर्स जो है कहीं पर भी इस बॉडी पर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ट्रांसमिट कर सकते हो, सेम डायरेक्शन पे होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। ये नहीं कि ये 50 न्यूटन का है, ये नहीं कि इधर तुम 60 न्यूटन ले आओ, सेम डायरेक्शंस पे होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शंस पे, सेम मैग्नीट्यूड का। तो अब ट्रांसमिट कैसा दिखेगा सर, देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये फोर्स यहां ट्रांसमिट कर दिया हमने, कब नियम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। ये नहीं कि आप उठाओ और ऐसे कर दो, इस डायरेक्शन में कर दो, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते आप। हाँ, माना कि सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बट आपका सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी माना, बट डायरेक्शंस अलग ले लिया, तो ये नहीं चलेगा। आप फोर्स को कर, अच्छा, अगर आप ट्रांसमिट करोगे तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बॉडी डिस्टर्ब नहीं होगा अगर इस लॉ को फॉलो करोगे। कल को वही बोल रहा है कि सर बॉडी के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मेक श्योर कि बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन करोगे तो बॉडी के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ये अपनी एनालिसिस में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस एनालिसिस से टूट जाएगा और क्रैक हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इस फोर्स का ट्रांसफर, ये जो फोर्स दिख रहा है यहां पर आपको, दिस फोर्स मैग्नीट्यूड, इस फोर्स को यहां ट्रांसमिट कर सकते हैं, यस ट्रांसमिट हो सकता है। देखो लाइन ऑफ एक्शन देखो कहां है, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो ये फोर्स यहां ट्रांसमिट हो सकता है,
बात समझ में आई कि नहीं आया? तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है जो हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। कोई परेशानी? किसी को डाउट होगा बच्चे पूछ लेना फटाफट। बताते रहना। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब हम बढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स में। अब दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्सेस लिखते हैं। ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस कब लगेगा? जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे लगेगा। व्हेन टू या मोर देन टू फोर्सेस एक्टेड ऑन ए बॉडी। दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा तो एक सिस्टम ऑफ फोर्स बनाएगा, जिसमें आप पढ़ने वाले कोप्लेनर फोर्स, कंकरेंट फोर्स, नॉन कोप्लेनर फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स, नॉन पैरेलल फोर्स, ठीक है ना, इस टाइप के फोर्सेस को आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पर। तो दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्स में हम चीजें पढ़ते हैं कोप्लेनर फोर्स। दैट इज व्हाट? कोप्लेनर फोर्स। दैट इज पहला जो पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ते हैं, जिसका यूज है कोप्लेनर फोर्स। देखो कोप्लेनर फोर्स एक्चुअली क्या होता है? जो एक प्लेन में होगा। अब ये प्लेन का क्या सिस्टम है सर? जैसे आप भी जानते होंगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको आप बोलते हो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस बोलते हो। गाइस अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सपोज दैट हमारे पास ये कोई सिस्टम है, सपोज कीजिएगा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो आपको 2D सिस्टम है, 2 डायमेंशनल है, तो इसमें प्लेन क्या होगा? यही प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। तो इसी प्लेन में अगर हम बात करेंगे, दैट इज व्हाट, अगर मैं बात करूं दैट इज व्हाट, ये कौन सा प्लेन है सर? एक्स वाई प्लेन। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है सर? एक्स जेड प्लेन। तो कोप्लेनर क्या होगा? फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्लेन। मतलब कोप्लेनर क्या होगा? जो फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑन सेम प्लेन। ध्यान देना, सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्लियर है, या तो इस प्लेन पे होगा दो फोर्सेस, या तो इस प्लेन पे हो, या तो ये सेम प्लेन में होना। मान लो F1 F2 F3 इसी प्लेन में, तो ये कोप्लेनर हो जाएगा। मान लो ये F1 यहां है, F2 यहां है, तो ये कोप्लेनर नहीं हो, अलग अलग प्लेन हो गए। F1 F2 यहां है तो ये कोप्लेनर होगा। समझ में? इसका मतलब कोप्लेनर है सिर्फ 2 डायमेंशन को डिफाइन करता है। जी हाँ, तो कोप्लेनर एक्चुअली 2D फोर्स होता है। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 डायमेंशनल फोर्सेस होता है। नोट्स आपके बैच में अपलोड हो जाएगा बच्चे, डोंट वरी, नीड नहीं है आपको लिखने की, नोट्स बाद में आप बना लोगे, आप चुपचाप सुनते रहो, आपको बैच में अपलोड हो जाएगा। बात समझ में आया? कोप्लेनर सिर्फ 2D होता है, नॉट 3D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट इज कोप्लेनर सिंगल प्लेन पे हो। जैसे कि मैंने बोला कि यहां पर ये F1 है फोर्स और यहां F2, तो क्या F1 F2 दोनों कोप्लेनर है? नो जी, ये कोप्लेनर नहीं है, दोनों अलग अलग प्लेन में। ये XY प्लेन में है, ये XZ पे है, ये प्लेन पे नहीं है। ओके, क्या F1 और F2 कोप्लेनर है? हाँ जी, ये F1 F2 कोप्लेनर है, क्योंकि दोनों XY प्लेन पे है, एक ही सेम प्लेन में, लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे है। तो ये दोनों ही फोर्स क्या हो जाएगा? अब कोप्लेनर हो जाएगा। तो कोप्लेनर हमेशा 2 डायमेंशनल बॉडी को डिफाइन करता है, याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? अच्छा, अब जो होता है कॉन्करेंट फोर्स होगा। कॉन्करेंट फोर्सेस होता है जहां पर बहुत सारे फोर्सेस का मीट होता है एक पॉइंट पे। मतलब नहीं समझ में आया सर? बहुत सारे फोर्सेस, जो फोर्सेस एक्चुअली में मीट करेगा एक पॉइंट पे।
ठीक है ना। अगर आप देखोगे बहुत सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट करेगा। जैसे मैं बात करूं, देखना जरा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां है, इस वाले फोर्स का, इधर है। इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां है सर, इधर है। इस वाले लाइन ऑफ एक्शन, एक मिनट, देखो इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो एक ही है। तो आप देखो यहां पर सभी फोर्स मीट कर रहे हैं ना। फोर्स मान लो ये F1 है, ये F2 है और ये आपका F3 है। तो F1, F2, F3 का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट फोर्स। दिस इज कॉल्ड है कॉनकरेंट फोर्स। मतलब फोर्सेस व्हिच मेट एट which meet at one point, एक पॉइंट पे मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकरेंट फोर्स बोलेंगे, कॉल्ड एज कॉनकरेंट फोर्स। सपोज कर लो कि एक ऐसा है, ये भी कॉनकरेंट है। देखो सभी का लाइन ऑफ एक्शन, इसका देखो सर, इसका देखो, मतलब एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो सभी का लाइन ऑफ एक्शन यहां पर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉनकरेंट फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। अब दोनों को क्लब कर रहा हूं, किसको किसको सर, कोप्लेनर और कंकरेंट को क्लब कर रहा हूं, दोनों एक साथ मिलकर एक फोर्स बनाएगा। दैट इज थर्ड में बोलता हूं, दैट इज कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट फोर्सेस। समझ में आया। अब मैं बात कर रहा हूं कोप्लेनर जो कि एक ही प्लेन में हो, दो डायमेंशनल हो, और कंकरेंट दोनों फोर्स का एक ही पॉइंट पे मैच करना चाहिए, ठीक है ना। कोप्लेनर एंड कंकरेंट की बात कर रहा हूं। मतलब सर कहने का मतलब ध्यान से देखना, ये एक्चुअली टू डायमेंशनल होगा, दो डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहा है, कोप्लेनर है तो दो डायमेंशनल होगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो फोर्सेस व्हिच मेट, फोर्सेस व्हिच मीट एट वन पॉइंट, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन पॉइंट, एंड लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, एंड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन, ये क्या हो जाएगा, दैट इज कोप्लेनर और कंकरेंट, मतलब एक पॉइंट में मिल रहा है और सेम प्लेन पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस। जैसे मैं बोलूं ये कोई फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। इन तीनों फोर्स जो है, ये तीनों फोर्स देख रहे हो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, ध्यान से समझो, ये तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये कंकरेंट फोर्स हो गया और एक ही लाइन ऑफ एक्शंस पे है, मतलब एक ही प्लेन पे है, तो देयरफॉर ये कोप्लेनर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि इसका यूज करेंगे अब हम, आपको अब समझा रहा हूं चीजों को। बताना भाई। ठीक है, चलिए
अब होता है नॉन कोप्लेनर। ध्यान से समझिएगा, ये सारे फोर्स आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपको आ जाएगा तो सब आ जाएगा। नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट फोर्सेस। अच्छा, नॉन कोप्लेनर क्या होगा? एक प्लेन में नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे होगा। हो सकता है एक्स वाई प्लेन पे भी हो सकता है वाई जेड में भी हो सकता है एक्स जेड में भी हो। मतलब 2D में लिमिट नहीं है, ये क्या है? 3D। तो याद रखना, नॉन कोप्लेनर जो फोर्सेस होता है वो 3D बॉडी के लिए डिफाइन होता है, 3D के लिए। क्या बफरिंग हो रहा है यार? 1 मिनट, नहीं तो मेरे एंड पे तो नहीं दिखा रहा है बरजेस, एक बार चेक करो। अगर इसको डिफाइन करना हो, डेफिनेशन 1-2 में लिखा हूं, बाकी देख सकते हो आप। अगर डिफाइन करो, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाइज, ध्यान देना, डज नॉट लाइज ऑन सेम प्लेन, ऑन सेम प्लेन, बट कॉन्करेंट है तो मीट करेगा, बट दे मीट एट वन पॉइंट। सेम प्लेन में तो नहीं है, बट लेकिन दो सभी आपने आप में एक देखोगे तो एक प्लेन में मीट करते हैं, एक पॉइंट में मीट करता है, एक पॉइंट पे मीट करेगा। एक पॉइंट पे मीट करेगा। इज इट क्लियर? जैसे ये कोई बॉडी है, तो ये बॉडी है, एक प्लेन पे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है, लेकिन एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। दैट इज, देखो ये सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे यहां पर मीट कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। किसी को यहां तक दिक्कत क्या? चलिए, अगला जो कैटेगरी है दैट इज, ये सभी अपने काम पड़ेगा, इसी वजह से पढ़ा रहा हूं, कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट। अच्छा, कोप्लेनर है तो एक प्लेन पे मीट करेगा, मतलब ये 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल, एक प्लेन पे। मतलब ये हो गया कि एक प्लेन में होगा लेकिन मीट नहीं करेगा। इतना तो आप समझ गए ना, एक प्लेन में तो होगा लेकिन एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑन सेम प्लेन बट दे डू नॉट मीट ईच अदर। इज इट क्लियर? जैसे सर कैसा होगा ये, देखो। देखो सर, दिस इज व्हाट, ये देख रहे हो, ए बी सी एंड डी। दिस इज कोप्लेनर, एक प्लेन में तो है बट क्या होगा? नॉन कॉन्करेंट, एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है सभी। ठीक है सर, कोप्लेनर एंड नॉन, दैट इज नॉन कॉन्करेंट, ये फोर्सेस है।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अभी आएगा टाइम आएगा, आपसे पूछूंगा सब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट। ये क्या होता है? नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन में नहीं है, मतलब ये 3D बॉडी है, 3D है, एक प्लेन पे नहीं है और एक पॉइंट पे मीट भी नहीं करता है। लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाइन ऑन सेम प्लेन बट दे डू नॉट मीट एट वन प्लेन, एक प्लेन में मिल भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ये किसका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये कोई फोर्स है, कोई इधर फोर्स है, कोई इधर फोर्स है, देखो एक प्लेन में तो नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन पे है, ये डिफरेंट प्लेन पे है, डिफरेंट प्लेन है, तो ये नॉन कोप्लेनर हो गया। और नॉन कंकरेंट में कहीं मीट भी नहीं कर रहा है एक पॉइंट में, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कंकरेंट को बोलते हैं। ये जर्नल फोर्स सिस्टम है, दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जर्नल फोर्स सिस्टम। This is called as journal force system. This is called as journal force system. इसको अलग से हम स्टडी करते हैं। क्लियर है सर? किसी को परेशानी? अच्छा, चलो मुझे लगता है कि ये कहानी, ये अब चीजें आपको समझ में आ गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया समझ में? फोर्स रिजोल्वेशन आता होगा आप लोगों को। अगर मैं बोलूं कि सर ये आपका फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है, दिस इज व्हाट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है। यहां पर एक फोर्स इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, दैट इज फोर्स, मान लो एफ इंक्लाइंड है। ये इंक्लिनेशन कितना दे रखा है सर? दैट इज एंगल इंक्लिनेशन दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ध्यान देना, ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, पता है कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, आता होगा आपको बट थोड़ा बता देते हैं। ये आपको बोलते हैं वर्टिकल फोर्स। ये क्या फोर्स है बाद में हम समझेंगे। एक तीसरा फोर्स आ गया जो कि इसी प्लेन में है, ये एफ एक्स और सेम प्लेन पे है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड कितना है? थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। कल को ये वर्टिकल के साथ भी हो सकता है। अगर अभी पूछूं कि वर्टिकल के साथ कितना है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस थीटा। बात समझ रहे हो? तो अब यहां पर क्या होता है, एक्चुअली इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल की नीड होगी और वर्टिकल की नीड होगी। तो याद रखना, जब भी फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, ये जो फोर्स है टूटेगा वर्टिकल के साथ। यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्स है, ये क्या होगा? कॉस के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ, और जो एंगल होगा कॉस थीटा। ये फोर्स और हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का? एफ वाई। ये साइन के साथ चला जाएगा, एफ साइन के साथ एंगल ले लेगा। इतना तो पता होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज व्हाट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर मैं पूछूं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा कितना है, तो यहां पर आप लगा सकते हो कि टेन थीटा। सर टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। देखो डिवाइड मारो तो यही दिखेगा आपको, एफ एफ कट जाएगा, साइन थीटा। तो गाइस अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है तो थीटा अब से हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। ऐसे करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट हम लिख देंगे, ऐसे थीटा निकाल लेंगे। ये आप थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। वो हम बाद में बात करेंगे कि एफ रिजल्टेंट है कि नहीं, वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उस पर।
क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज बताइए। चलो, तो इसके बाद एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताना है एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताना है। अभी सिस्टम आपको बना के दे रहा हूं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है ना, इतना तो पता होगा। यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये इंक्लाइन करके ये 20 न्यूटन का लग रहा है। 20 न्यूटन का यहां पर फोर्स लग रहा है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दिस इज व्हाट, ये 35 डिग्री है, एंगल जो देख रहे हो दैट इज 35 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये इस यहां के साथ 50 डिग्री है। मतलब ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x के साथ 35 डिग्री, और ये फोर्स है 30 न्यूटन y के साथ आपका 50 डिग्री बनाता है। ये x डैश मतलब निगेटिव कंपोनेंट, ये y और ये आपका y डैश। आपको x एक्सिस के अलोंग फोर्स बताना है और आपको y एक्सिस के अलोंग फोर्स बताना है। कौन कर पाएगा इसको? लेट मी चेक। अच्छा, एक फोर्स और दे रखा है, एक मिनट, कितने फोर्स दे दिए इन्होंने? 5 न्यूटन 6 न्यूटन, हाँ एक फोर्स और दिया हुआ है, 5 न्यूटन 6 न्यूटन। दिस इज व्हाट, 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 6 न्यूटन का है। चलिए अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सभी करेंगे यार, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आपको एक्स एक्सिस का फोर्स निकाले, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। ये फोर्स सिस्टम है, दिस इज फोर्स सिस्टम लगा हुआ है। अब आपको निकालना है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आपको आना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तो मैं आपको लॉन्ग मेथड से कर रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक से भी होगा। कर पहले आप ट्राई करो, विद इन द मिनट आपको इसको करना है। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। Force along x axis that is horizontal component of force, force along y axis that is vertical x axis कितना बता रहे हैं? x axis क्या है निकलिए 59.25। मेरे ख्याल से 59 तो है ही नहीं यार आंसर में, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं। $11.6, वेरी गुड, x axis के along, गुड। अच्छा, आपको ये पता है ना हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता है ना? अरे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता है ना कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव एक्सिस है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे आएंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस। ये तो पता है ना? वाई एक्सिस 24 पॉइंट, यस वेरी गुड, आ गया, ग्रेट। चलो बच्चे में गुड। अब देखो जिससे नहीं हुआ है, हाँ रश्मि यस यस वेरी गुड, एक्स एक्सिस आ गया जिसका करेक्ट है वाई एक्सिस। अब चलो जिससे नहीं हुआ, अब ध्यान से देखो, एक बार देख लो, समझ लो ये चीजों को, फिर बाद में हम दूसरे ट्रिक से करेंगे। ऐसे एक क्वेश्चंस करने के बहुत सारे मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? लेकिन एग्जाम में किससे करना है वो बात डिसाइड करेंगे। पहले अपने को फंडामेंटल तो पता होना चाहिए ना कैसे करना। धनंजय एक्स
नहीं यार, x77 नहीं आएगा, 11 पॉइंट समथिंग है और 24 पॉइंट समथिंग आपका आएगा y एक्सिस के अलोंग। चलो छोड़ो, आ जाओ गाइस। देखो अपने को क्या करना है, जैसे भी कोई इंक्लिनेशन होगा सभी फोर्स को तोड़ दो। पहले फोर्स को तोड़ा x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। गॉट इट? x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। अच्छा देखो ये जो फोर्स है ये फोर्स टूटेगा सर, ये फोर्स टूटेगा ना। ये देखो ये इसका हॉरिजेंटल हुआ और अभी मैंने बोला कि हॉरिजेंटल के साथ कॉस लगता है, तो याद रखो हॉरिजेंटल के साथ कॉस, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये एरो इधर ही जाएगा, इधर मत लगा देना एरो, 20 cos 35। अच्छा एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा भाई साहब इस फोर्स का, तो ये कितना होगा 20 sin 35। क्लियर? चलो इस फोर्स को तो तोड़ दिया हमने। अब देखो ये भी फोर्स टूटेगा, ये भी फोर्स टूटेगा। अब ये फोर्स जो है ध्यान देना, ये फोर्स इसके लिए हॉरिजेंटल होगा, देखो यहां से, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखो 30, ये कॉस के साथ जाएगा कॉस 50 और ये यहां पर क्या जाएगा, ध्यान देना ये फोर्स यहां पर इसके लिए आपका क्या है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो ये क्या हो जाएगा सर 30 sin 50। अब मुझे नहीं लगता कोई फोर्स दिख रहा है आपको, एक इस लाइन में फोर्स दिख रहा है देखो, और एक आपका y एक्सिस पे दिख रहा है, इस लाइन वाला फोर्स, इस लाइन वाला फोर्स। ठीक है, चलो अब आ जाओ कैसे करते हैं सॉल्यूशंस। देखो इंपॉर्टेंट है, सबकी निगाहें बोर्ड पे, सबकी निगाहें बोर्ड पे। ठीक है, सबकी निगाहें बच्चे बोर्ड पे। अब देखो तुम्हारा मर्जी, मर्जी क्या मतलब, इस डायरेक्शन में तुम पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग सारा फोर्स देख लो, वाई एक्सिस के अलोंग सारा फोर्स देख लो। सर अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस का फोर्स की बात करूं, तो ध्यान दो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लोगे और इस डायरेक्शन को निगेटिव लोगे, तो भाई साहब इसको पहले पॉजिटिव को लिख लेते हैं, तो 20 cos कितना है 35, इधर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों माइनस में चिपक जाएगा, 5 माइनस 30 sin 50। यही होगा ना, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर में डालो और सॉल्व करो। एफ एक्स आई थिंक जो मिलेगा मेरे ख्याल से कितना मिल रहा है माइनस का ना, जरा चेक कीजिएगा, माइनस का 11.59 न्यूटन आएगा। माइनस शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि जो नेट फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ये निगेटिव साइन का मतलब होता है और कोई मतलब नहीं होता है। निगेटिव साइन का मतलब यहां है कि जो नेट फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लगेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आओ वाई एक्सिस के अलोंग आओ, वाई एक्सिस के अलोंग आओ। सर हम वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप देखोगे ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव। पॉजिटिव कौन है, पहले 6, निगेटिव नीचे वाले को लिखोगे तो -20 साइन -30 कॉस 50। सॉल्व करो, कैलकुलेटर में यूज करो, ठीक है ना। एग्जाम में अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो ये वैल्यू बहुत प्यारा प्यारा देगा, तो आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं होगी। आई थिंक आपका -24 पॉइंट जो आएगा 24.75 आएगा न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। नेगेटिव साइन का मतलब होता है नेट जो फोर्स है वाई एक्सिस के अलोंग वो नीचे लग रहा है, ये मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? गॉट इट? कोई परेशानी बच्चे? तो देखो ये तो लेंदी मेथड, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तगड़ा मेथड है, इसको और भी तगड़े से हम करेंगे, ठीक है ना। आगे आने वाले समय में लैमिस थ्योरम सब आएगा तो हम देखेंगे। तो याद रखिएगा फोर्स रिजोल्वेशन से क्वेश्चंस आता है, आपको एक क्वेश्चन रहेगा, लैमिस थ्योरम ये सब से पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में पैरेललोग्राम लॉ, लैमिस थ्योरम ये सब पढ़ेंगे जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो पहले इससे ये पता होना चाहिए। जिस बच्चे को अभी नहीं समझ में आया ये घर पे 2 बार इसी क्वेश्चन को लगा लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कैसे रिजोल्व करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है, दैट इज फंडामेंटल। रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, फोर्स को रिजोल्व करना आना चाहिए, नेट फोर्स आना चाहिए कैलकुलेट। अच्छा इसी में पूछता, अच्छा चलो ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास से करेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए बच्चे एक बार रिवाइजन कर लेना चाहिए, मैं बेसिक भी बता रहा हूं और धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना।
चीजें मैं धीरे धीरे आपको लेवल, हर एक चीज को पता होगा मैकेनिक्स के अंदर कहाँ कैसे, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, लेक्चर समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है ना? चलिए, तो क्लास कंटिन्यू करना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक क्लास देख लिए तो फिर गायब हो, अंडरग्राउंड हो गए, तो भाई वो पूरा सब्जेक्ट बिगड़ जाता है। समझ आ गया ना? पूरा सब्जेक्ट वो बिगड़ जाएगा अगर तुम बीच में डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक्ड होता है। देखो यहां पर कल को मैं लेमिस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां पर कोप्लेन कंकरेंट की बात करूंगा, और जिस बच्चे ने कोप्लेन कंकरेंट नहीं पढ़ा तो वो क्या समझेगा वहां पर? बात समझ आ रहा है कि ना? दिस इज द लिंक्ड क्लास, एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक होती है। समझ बोलो, ये चीजों को समझो। जिस दिन तुमने एक पूरी अगर आपको पूरा सब्जेक्ट में कमांड बनाना है तो आपको पूरी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।